जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सेशन में। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का बचा हुआ सेक्शन टेट मेडिकल 2020 के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे। केमिस्ट्री सेक्शन ये है और हिमाचल प्रदेश टीजीटी साथ में टेट की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था और यहाँ पे पूछा गया था, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इट गेट्स, जब रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस होती है तो क्या होता है? बोला ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, सब्लिम्ड और डिकम्पोज्ड। यस। अब इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। इनकी जो आयरन होता है वो क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज्ड करता है। अब कैसे करता है आइए देख लेते हैं, पहले उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आंसर को टिक करते हैं, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब रिएक्शन कैसे बनता है, देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, हमारे पास आयरन है, जब वो ऑक्सीजन के साथ, जब वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो हमारे पास क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, साथ में XH2O बोलेंगे। ठीक है, यही रिएक्शन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। एनोड में क्या रिएक्शन होता है, कैथोड में क्या रिएक्शन होता है, वो भी जानना जरूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ से क्या बन रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूं तो ये जो मेरा आयरन है, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या बोलूंगा मैं कि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है? वो रिड्यूस्ड होती है, तो यहाँ पे मुझे रिडक्शन देखने को मिलती है। ये बातें होती हैं। अब बात कर लेते हैं एनोड की और बात कर लेते हैं कैथोड की। तो एनोड पे ध्यान रखना, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें देखी होंगी। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं कि एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये जो मेरा आयरन होता है, आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो आयरन 2 पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब रिएक्शन में यहाँ पे दो आयरन मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो आयरन यूज होंगे, दो आयरन एटम। ओके, तो साथ में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में आ जाएंगे। एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन। इतनी सिंपल सी बात हो गई। उसी तरह अगर मैं कैथोड की बात करता हूँ, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, चार चार हाइड्रोजन H पॉजिटिव और साथ में 4 ही इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। और ये क्या बनाता है? ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। कितने मॉलिक्यूल बनाता है? वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। और अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, क्या बोलेंगे? ओवरऑल रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन। तो क्या करेंगे? इन सभी को रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स को सम कर देंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सम कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O। बोलो कितना दे देंगे? ये है हमारा 2H2। दिख रहा है? बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऑलराइट, चलिए इतना क्लियर हो गया है। अब देखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बना? 2Fe प्लस O2 प्लस में 4H पॉजिटिव, इट विल गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि एनोड के ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। आयरन जिसके ऊपर 0 पहले चार्ज था, अब 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मीन ऑक्सीडेशन हो रही है। और कैथोड के ऊपर ये जो हमारा ऑक्सीजन था, इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी? आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो हमें किसके बारे में बताना है? आयरन के बारे में बताना है भैया। यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज 100 मिनट्स। ठीक है भाई, हाफ लाइफ टाइम या पीरियड की बात करेंगे, वो कितना दे रखा है? 100 मिनट दे रखा है। इन 400 मिनट द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ 2 ग्राम विल बिकम, बोला 400 मिनट्स बाद 2 ग्राम की कंसेंट्रेशन कितनी रह जाएगी?
देखो, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कंसंट्रेशन का हाफ होना। यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं कि मेरे पास ए कंसंट्रेशन है और हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 मिनट दे रहे हैं, तो 10 मिनट में ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अगले 10 मिनट में ये जो आधी कंसंट्रेशन हुई है, इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा। तो A अपॉन 2 का और हाफ हो जाएगा और आधा हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का कांसेप्ट रहता है। इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, पहले सिंपली बता देता हूं कि कैसे होता है। देखो, पहले बोला 2 ग्राम है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है 2 ग्राम है। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है? 100 मिनट है, तो यानी कि 100 मिनट में क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा, यानी कि 1 ग्राम बन गया। अगले 100 मिनट में ये और आधा हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये तो 0.5 ग्राम बन गया। उसके बाद अगले 100 मिनट में ये और आधा हो जाएगा, यानी कि 0.25 ग्राम बन जाएगा। बोलो ठीक बात है? फिर अगले अगले 100 मिनट में इसका और आधा हो जाएगा, 0.125 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है? तो देखो हो गए 400, 100 ये, 100 ये, 100 ये, 100 ये, 4 4 हमारे पास साइकिल बने 100-100 मिनट्स के, तो 400 मिनट्स हो गए। पहले हमारे पास कंसंट्रेशन 2 ग्राम थी और लास्ट में कंसंट्रेशन कितनी रही? 0.125 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 0.125 ग्राम इसका सही आंसर होगा। और अगर फॉर्मूला बेस्ड इसको करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने पड़ते हैं, जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं। तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ हाफ लाइव्स का मतलब क्या हो गया कि कितने साइकिल बनेंगे, कितने साइकिल्स बनेंगे, इसको एन से डिनोट किया जाएगा। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू टोटल टाइम, जितना टाइम हमें दे रखा है टोटल टाइम अपॉन में हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है? बोलेंगे सर 400 है और हाफ लाइफ टाइम कितना है? 100 है, 100 मिनट यहाँ पे बोला है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू आ गई 4। अब कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि अमाउंट रिमेनिंग, तो इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट रिमेनिंग, अमाउंट रिमेनिंग या कंसंट्रेशन रिमेनिंग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन रिमेनिंग, कितनी कंसंट्रेशन बचेगी? तो वो वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है? भाई बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, तो मैं लिख देता हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में एन। अब ये एन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, जितने भी साइकिल बने हुए हैं वो एन आ जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? सॉरी, टू द पावर एन आएगा, टू द पावर एन। इनिशियल कंसंट्रेशन 2 बताई है और 2 की पावर n, n की वैल्यू अभी निकाली थी 4, तो क्या करूंगा मैं? 4 लिख दूंगा। 2 अपॉन में 2 की पावर 4 कितना? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आ जाएगी। जब मैं इसको काटूंगा पीटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 8, और 1 अपॉन 8 कितना होता है? 0.25 ग्राम होता है। इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला और शॉर्ट तरीके से आसानी से देखो, यही बात हमें ध्यान में रखनी है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि इतने समय में कंसंट्रेशन आधी हो रही है। अगर 100 मिनट में कंसंट्रेशन आधी हो रही है तो 2 से 1 ग्राम बन जाएगी। अगला साइकिल अगले 100 मिनट में वो और आधी हो जाएगी, अगले 100 मिनट में उसका भी आधा हो जाएगा, अगले 100 मिनट में उसका भी आधा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पर्पल ऑफ केसियस इज अ कोलाइडल सोल ऑफ, कोलाइडल सोल, पर्पल ऑफ केसियस, ध्यान में रखना ये वाला पॉइंट कि पर्पल ऑफ केसियस किसको बोला जाता है? ये किसका कोलाइडल सोल होता है? ऑप्शन है प्लेटिनम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। देखो, ये एग्जाम मेडिकल 2020, टीजीटी मेडिकल 2020 है और इस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये याद रखने वाली चीज है, इसमें कोई कंसेप्ट की बात नहीं है। रट्टा मारो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। कॉपर इज रिफाइंड बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब हम मेटलर्जी पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ते हैं, वो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन, अगर मैं टेट की बात करूं, मेटलर्जी से 100% एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एचपीटीजीटी की बात करूं, प्रीवियस ईयर जितने भी देखे तब भी वहां पे मेटलर्जी से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मेटलर्जी को हम अच्छे से कर लें, एक नंबर पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉपर इज रिफाइंड बाय, ध्यान में बात रखने वाली है, यहाँ पे रिफाइंड की बात करी गई है। रिफाइंड करना, प्यूरिफाई करना, एक्सट्रैक्शन इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड रिफाइनिंग इज डिफरेंट प्रोसेस। तो इन दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे रिफाइंड पूछा हुआ है, स्मेल्टिंग की बात करें, रोस्टिंग की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की बात करें, या हीटिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो यहाँ पे कॉपर को रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज की जाती है। और अगर मैं सीधी सी बात करूं स्मेल्टिंग की, स्मेल्टिंग क्या है भैया? स्मेल्टिंग जब हम किसी ओर को हीट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हीटिंग ऑफ ओर। हीटिंग ऑफ ओर को हीट करते हैं। क्यों हीट करते हैं? ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या करे, वो हीट करने से मेल्ट हो जाए, तो उसको अलग कर लिया जाए आसानी से। ये क्या होता है? ये स्मेल्टिंग होती है। तो पूरी तरह से लिख देते हैं, स्मेल्टिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट, अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट। कितना हीट करना है? ताकि वो मेटल जिसको एक्सट्रैक्ट करना है हमने ओर में से, वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाएगा तो उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, अ, कर दिया। टू रिमूव, टू रिमूव अनवांटेड, अनवांटेड एलिमेंट्स, अनवांटेड एलिमेंट्स को। और साथ में ध्यान में रखना कि स्मेल्टिंग में एक यूज किया जाता है, कैटलिस्ट बोल सकते हैं ये, जिसकी प्रेजेंस में ये हीटिंग होती है, वो होता है कार्बन। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग कार्बन, कार्बन का यूज करके इसको हीट किया जाता है। जहाँ पे कोक शब्द का भी यूज किया जाता है। कोक इज व्हाट इज कोक? कोक इज कार्बन, कार्बन की ही तो टाइप है। चलिए, उसके बाद आगे है रोस्टिंग। रोस्टिंग ये क्या है? ये भी हीटिंग ही है। रोस्टिंग इज आल्सो अ हीटिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीटिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में। और एयर कैसी होनी चाहिए? या एयर एक्सेस मात्रा में, एक्सेस, एक्सेस अमाउंट। अब एयर आ गया तो ऑक्सीजन भी इसमें आ जाएगी। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो बोला टेम्परेचर हमें कम ही रखना है, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर नहीं लेके जाना है। तो ये हो जाती है रोस्टिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसी तरह एक और टर्म आती है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं भैया, एयर नहीं होनी चाहिए, अब्सेंस ऑफ एयर। बाकी की सारी टर्मिनोलॉजी सेम रहती है। इलेक्ट्रोलिटिक एनालिसिस में, रिफाइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। हीटिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस इज इक्वल टू भट्टी, भट्टी में हीट करना, हीटिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू, सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब देखो, हम अपने कपड़ों को ब्लीच करवाते हैं, जैसे कि कोट पैंट हो गया, ब्लेजर हो गया, उनको ब्लीच कराने देते हैं, ऐसा बोला जाता है। यानी कि उनकी क्या करनी है? साफ सफाई करनी है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो साफ करने का तरीका है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है? बोला रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही होगा? देखो, अगर मैं बात करूं SO2 की, ध्यान में बात रखना कि ये जो हमारा SO2 होता है, ये रिडक्शन शो करता है। रिडक्शन की वजह से ये क्या करेगा? ये कलर्ड सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। ध्यान में बात रखना, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ये मैंने लिख दिया कलर्ड सब्सटेंस। अब ये कलर्ड सब्सटेंस है, इसके ऊपर SO2 डाला भैया, सल्फर डाइऑक्साइड, ताकि क्या करे, इस ये जो गंदगी हमारे कपड़ों पे लगी हुई है या कहीं भी लगी हुई है, उसको साफ कर दिया जाए। तो ये SO2 क्या करता है? इस कलर्ड सब्सटेंस को रिड्यूस्ड कर देता है, और कैसा बन जाता है? कपड़ा साफ बन जाता है, डी कलर्ड हो जाता है।
ठीक है। तो कलर्ड सब्सटेंस किसमें बदल जाएगा? कलरलेस में बदल जाएगा। और ये क्या करता है? ड्यू टू रिडक्शन, रिडक्शन की वजह से, इट मींस ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आपको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या जब हमारा हम बोले ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, लिसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन जब टूट जाता है तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, कैलोमेल। कैलोमल किसको बोला जाता है? ये भी याद करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Hg2Cl2 को इसको बोलते हैं मर्क्यूरियस क्लोराइड। लिख देता हूं भैया, मर्क्यूरस क्लोराइड, क्लोराइड। Hg2Cl2 इसको कैलोमल बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, सीधी सी बात। अगला प्रश्न आता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल इज नोन एज। नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि मेटल आयन से, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए होते हैं, उनको उनको क्या बोला जाता है? देखो ये मेरे पास सेंट्रल मेटल आ गया। अगर मैं किसी भी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने लिया पीटी, प्लेटिनम, ये सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसके साथ मैंने NH3 ट्वाइस जोड़ दिया और Cl2 जोड़ दिया, और ये बन गया मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर भी इसको बोल सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या क्या है ध्यान देना। ये मेरा क्या आ जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा, या सेंट्रल मेटल आयन भी बोल देते हैं। ये दूसरे वाला NH3 जो कि दो दो बार है, यानी कि दो मॉलिक्यूल हैं इसके, ये क्या हो गया? ये मेरा लीगेंड हो गया। और दूसरा Cl2, ये भी दो है, Cl दो हैं, ये भी क्या आ जाएगा? लीगेंड आ जाएगा। अब ये प्लेटिनम से जुड़े हुए होंगे दोनों, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं दोनों। इसको क्या बोलते हैं? इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ कैसे ये? देखो ये प्लेटिनम है, ये दो NH3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो अमोनियम है, ये जो अमोनिया है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं प्लेटिनम के साथ और डेटी बॉन्ड बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। क्लोरीन ने भी, एक क्लोरीन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं प्लेटिनम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो अगर मैं कुछ इसको इस तरह से लिखना चाहूँ, यहाँ पे NH3 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे दूसरा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बन गया। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बन गया। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बन गया। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तभी तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब यहाँ पे प्लेटिनम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कितने लिगेंड अटैच्ड हैं? बोलेंगे सर चार हैं, दो अमोनिया और दो क्लोरीन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। कितना होगा? 4। बात आ जाती है कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर की, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी माल है, जितना भी माल हमारा ब्रैकेट के अंदर है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप सभी को पता है। अगर यहाँ पे मैं प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ, यहाँ पे एक्स लिखूंगा। अमोनियम न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 आ जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन -1 चार्ज होता है इसके ऊपर। और यहाँ पे चार्ज कितना है? बोलेंगे सर कुछ नहीं है, तो इक्वल टू करके 0 कर देंगे। एक्स प्लस 0 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 0 प्लस -1 इंटू 2 करेंगे। 2 क्यों किया? क्योंकि क्लोरीन दो है, एक के ऊपर -1 होता है, तो दो के ऊपर मल्टीप्लाई 2 करके आ जाएगा। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। इट मीन्स प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है जी। चलिए इस तरह से ये कंसेप्ट बहुत सारे सीख लिए। अगला प्रश्न देखिए, गामाक्सिन इज नेम गिवन टू। गैमाक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भैया, डायरेक्ट ऑर्गेनिक एनसीईआरटी केमिस्ट्री से। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये गामाक्सिन के बारे में एक रिएक्शन आता है, वहां पे नाम लिखा हुआ है गामाक्सिन। क्या होती है ये भैया CH C6H6Cl6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे ध्यान से इसको, यहाँ पे हमने हेक्सा क्या बना दिया? 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग बना ली। और क्या किया? कार्बन, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग बना दी, और हर एक कार्बन के साथ लगा दिया Cl 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 Cl। ये बन गई गामाक्सिन।
और इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो CH 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 और इस तरह से बन जाएगी, ये गामाक्सीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो मोस्ट एसिडिक की बात करूं, ध्यान देना, अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं एसिडिक करेक्टर भी बढ़ता जाता है, एक बात तो ये है। अगर मैंने बोला कि CH3OH है और एक CH2OH है, या मैंने बोल दिया CH3COOH है, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो बोलेंगे सर ये है, ये आसानी से सॉरी, इनमें से बोला कि H पॉजिटिव आयन कौन देगा आसानी से, तो ये वाला दे देगा आसानी से, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ये तो बात ठीक है। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हम बोलेंगे कि ये ज्यादा अच्छा है, क्यों? ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो कार्बन की चेन यहाँ पे है लेकिन ऊपर वाले में तो एक ही है, तो ये अच्छा रहेगा। अब अगर यहाँ पे बात की है, सबसे पहले इन्होंने पिक्रिक एसिड की बात कर ली है, सबसे पहले हम फिनोल को देख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में हम सभी जानते हैं। फिनोल, व्हाट इज फिनोल? बोला सर बेंजीन, बेंजीन के सर के ऊपर OH लगा दिया, बेंजीन के सर के ऊपर OH लगा दिया, ये फिनोल बन गया। ठीक है सर, बहुत अच्छा। उसके बाद आ गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल क्या बोलेंगे सर? मिथ, इथ और ये अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। पैरा नाइट्रोफिनोल, उससे पहले हम पिक्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। वह पिक्रिक एसिड क्या होता है? बोलेंगे सर ये आ गई हमारी बेंजीन, बेंजीन के एक तरफ हमारा NO2 ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप जिसको बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। अच्छा इसको ध्यान से देखना, ये हमारा N यहाँ पे OH फिनोल बन गया, फिर NO2 एक इधर आएगा, एक इधर NO2 आएगा और एक इधर NO2 आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इसका एक और नाम होता है फिनोल 2,4,6 नाइट्रो। ठीक है, और हमारा जो पैरा नाइट्रोफिनोल होता है, पैरा नाइट्रोफिनोल, यानी कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे OH लगा दिया हमने और पैरा पे लगा दिया हमने NO2। अब ये जो हमारा NO2 ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की खासियत होती है कि ये क्या बनाता है? ये एसिडिक बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा तो जो H है वो आसानी से चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन सभी स्ट्रक्चर में फिनोल तो आ गया हमारे पास, बोलेंगे ठीक है सर फिनोल आ गया, ओके। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास इसमें कोई भी रिंग नहीं है, जिसमें रिंग होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हमारा OH है, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनोल हमारा ज्यादा एसिडिक होगा नंबर वन पे। नंबर वन पे हमारा ये आ जाएगा सबसे कम, सबसे कम, ये सबसे कम है, सबसे कम है। उसके बाद ये नंबर टू पे आएगा, ये ज्यादा एसिडिक है। और अगर हम मैं फिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल की बात करूं तो पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पिक्रिक एसिड, जिसमें कि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनोल आ जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल आ जाएगा। उसके बाद फिनोल आएगा, फिनोल, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? लास्ट में मैं लिख देता हूं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोटोनिक, हाइपो सॉरी हिप्नोटिक है, माफ करना भाई, हिप्नोटिक। हिप्नोटिक क्या होता है? आपने सुना होगा भाई, हिप्नोटाइज कर दिया, मतलब मंत्र मुग्ध कर दिया।
हिप्नोटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं, जो स्लीप इंड्यूस करते हैं, दैट इंड्यूसेस स्लीप, विच इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद दिलाते हैं। भैया नींद नहीं आ रही है तो कौन से ड्रग्स, हिप्नोटिक ड्रग्स काम में लिए जाते हैं ताकि नींद आए। अब इनमें से कौन सा हिप्नोटिक ड्रग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराएल्डिहाइड, पैराएल्डिहाइड। अब अगर मैं पैराएल्डिहाइड की बात करूं तो देखो ये एसिटल्डिहाइड से बनता है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, बोलूंगा एसिटल, CH3CHO, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड से हमें क्या देखने को मिलता है, पैराएल्डिहाइड देखने को मिलता है। और पैराएल्डिहाइड कुछ इस तरह का होता है, ये ये और ये इसको अच्छे से बना देते हैं, ये बना ये ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे ग्रुप भी लगाने हैं, CH3 मिथाइल ग्रुप लगेंगे, CH3, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, CH3 लगेगा। ये हमारा है पैराएल्डिहाइड, पैराएल्डिहाइड। मेटाएल्डिहाइड ये फ्यूल के रूप में यूज होता है स्टोव्स में, जिनकी मतलब कम कम यूज होता है, जिन लैंप्स का, जिन स्टोव्स का, उसमें मेटाएल्डिहाइड फ्यूल यूज होता है। तो इसको स्टोव फ्यूल कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। साथ में इसको मिलिट्री फ्यूल भी कहते हैं, मिलिट्री में भी ये यूज किया जाता था जब संसाधन की कमी होती थी। ठीक है। कैंपिंग कैंपिंग स्टोव्स में भी इसको यूज किया जाता है, कैंपिंग स्टोव में एज अ फ्यूल, मेटा एल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड तो आपको पता ही है, HCHO होता है। ठीक है। पॉलीमराइजेशन में इसका काम होता है। आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजन की, वहां पे फॉर्मल्डिहाइड के रूप में ये यूज किया जाता है। ठीक है। बेकेलाइट में फॉर्मल्डिहाइड HCHO यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन में। चलिए अगला, अगला एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस दी हैं, जिनसे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बनता है। और इसी तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में आपको पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो उसकी बात करते हैं। एनिलीन को प्यूरिफाई किससे किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, मतलब कि दो लिक्विड्स को जो कि इमिसिबल होते हैं या फिर मिसिबल होते हैं एक दूसरे में, उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। और ये डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के ऊपर काम करती है। यानी कि हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स होने चाहिए जिनमें कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये एक लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है। तो अगर इस लिक्विड की बात करूं, इस लिक्विड की बात करूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस लिक्विड का जो टेम्परेचर होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। तो इनके बीच में डिफरेंस बन गया बॉइलिंग पॉइंट का 20 डिग्री का। तो इतना मिनिमल डिफरेंस होना चाहिए ताकि हम अपने डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज कर सकें। एनिलीन को ये डिपेंड करता है कि कैसे प्यूरिफाई की जाए। अब ये भी डिपेंड करता है कि एनिलीन जो है वो मिक्स किस में हुई है, मिसिबल किसमें है। एनिलीन वाटर अगर ये मिक्सचर है तो अलग से हमारे पास प्रोसेस यूज होगी, वहां पे स्टीम डिस्टिलेशन का यूज भी किया जा सकता है। एनिलीन किसी और लिक्विड के साथ मिसिबल है तो उसके लिए अलग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज की जाती है। लेकिन अगर सिंपल एनिलीन तो मोस्ट वाइडली यूज सिंपल डिस्टिलेशन का यूज होता है, सिंपल डिस्टिलेशन। और सिंपल डिस्टिलेशन का यूज मैं बता दूं, जब एनिलीन जो है, एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है, ये मिसिबल है एक दूसरे में, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। इथेनॉल और वाटर के केस में, इथेनॉल एंड वाटर के केस में भी हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और अगर मैं बात कर दूं कि और साल्ट वाटर, देखो सी से अगर हमने प्यूरिफाई करना है वाटर को, या साल्ट वाटर बोल देंगे इसको, या इसको सी वाटर बोल देंगे। सी से हमने वाटर को प्यूरिफाई करना है या नमक निकालना है, सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। ओके। चलिए,
और कुछ स्टीम डिस्टिलेशन की बात करें, यहाँ पे भी एनिलीन को प्यूरिफाई किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन में? जब हम प्लांट्स से ऑयल निकालना है, प्लांट्स से ऑयल्स निकालने हैं, ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट, तब हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। एनिलीन और वाटर मिक्सचर, एनिलीन एंड वाटर मिक्सचर, तब भी हम इसका यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का। और वाटर में जब इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में नहीं घुले हुए होते हैं, तब भी हम स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम से जो वाटर जो है वो उड़ जाएगा और नीचे हमारे पास जो इमिसिबल लिक्विड है वो रह जाएगा। ओके, चलिए उसके आगे बात करते हैं हम। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर इज कॉल्ड एज, ये तो आसान होगा। शुगर की हाइड्रोलिसिस यानी कि शुगर को तोड़ना है। जब हम शुगर को तोड़ेंगे, ध्यान देना, जब हम शुगर को तोड़ेंगे तो ये ग्लूकोज में टूटेगी, साथ में किस में टूटेगी? फ्रक्टोज में टूटेगी। बोलो बात ठीक है? sugar C12H22O11 and glucose C6H12O6, fructose is also C6H12O6, यही होता है? बोलेंगे हाँ जी सर यही होता है। तो जब ये टूटता है तो ग्लूकोज में टूटेगा, फ्रक्टोज में। हालांकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है H और OH में, एक कार्बन के ऊपर, और इसी को इन्वर्जन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर को क्या बोला जाता है? इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेक्सी ग्लास इज ए कमर्शियल नेम ऑफ, तो ये पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ये ध्यान में बात रखनी है, ठीक है? प्लेक्सी ग्लास इज इक्वल टू पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट। आगे बढ़े। नेक्स्ट है इक्वानिल। इक्वानिल इट इज अ ड्रग, बताना है किस टाइप की ये ड्रग है। क्या ये एंटीबायोटिक है, क्या ये ट्रैंकुलाइजर है, एंटीसेप्टिक है, ये एनाल्जेसिक है? सही आंसर हो जाएगा ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो एंजाइटी से, एंजाइटी से क्या करते हैं? रिलीफ देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, एंग्जायटी हो गया, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर का यूज सुन करने के लिए भी यूज किया जाता है, ये भी एक पॉइंट है। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, ठीक। तो हम अमोक्सिसिलिन का यूज करते हैं, वो क्या हो गई? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी 1827 में, तो ये भी ध्यान में रखना है। अमोक्सिसिलिन हो गई, अमोक्सिसिलिन। जिनके लास्ट में भी सिलिन लगा हुआ होता है, वो मोस्टली क्या होती हैं? एंटीबायोटिक होती है। ट्रैंक्विलाइजर की बात कर ली हमने, एक्वानिल, ये ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज करते हैं हम। एंटीसेप्टिक, बोरिक एसिड का यूज करते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है। डेटॉल, एंटीसेप्टिक, इस तरह के ये जो हमारा क्या बोलेंगे इसको, जो कोरोना टाइम में लगाया जाता था, ठीक है, वो लिक्विड सा, क्या बोलते थे उसको? स्प्रे करते थे भैया ऐसे ऐसे, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा सकता है उसको भी, ठीक है। एनाल्जेसिक, जो पीड़ा से राहत दें उनको बोल जाते हैं एनाल्जेसिक, एंटी पेन, ठीक है। जैसे कि हमारा पैरासीटामोल, इसको यूज किया जाता है। पैरासीटामोल तो एंटीपायरेटिक भी होती है, लेकिन एनाल्जेसिक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। मूव आप लगाते हैं, दैट इज आल्सो एनाल्जेसिक, ठीक है। मूव स्प्रे हो गया या ट्यूब हो गई, दैट इज एनाल्जेसिक होता है। और अगर मैं बात करूं किस किस की, एस्पिरिन, यस एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन, इसको भी यूज किया जाता है एनाल्जेसिक की तरह। और आइबुप्रोफिन, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वाइडली यूज की जाती है आइबुप्रोफिन, आइबुप्रोफिन, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये थे क्वेश्चंस, ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया भैया 2 सेशन में। इसको अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है और साथ में कंसेप्ट भी समझा है। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।